गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने अभी तक जो है 4 चैप्टर्स जो है कवर कर लिए हैं। आज हम जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेकर आते हैं। चैप्टर नंबर 15 है हमारा LPP, जिसको हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसका फुल नेम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसका पूरा नाम है। ये मैथमेटिक्स की एक अलग ही कंप्लीट ब्रांच है जिसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। मीन्स यहाँ ये जो हमें पढ़ाया जाता है ये इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें ये जो भी हमने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसका जो ब्रॉड फॉर्म है वो इंडस्ट्रीज़ में उपयोगी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अभी तो हमें उस चीज़ से इतना मतलब नहीं है, बस केवल और केवल बेसिक है हमारे यहाँ पर, वो हमें ध्यान देना है उसके ऊपर। बाकी जब आप कॉलेज लेवल पर जाएंगे तब एक पूरा ही ये एक अलग सब्जेक्ट होता है, ऑपरेशन रिसर्च नाम से या इष्टतमीकरण सिद्धांत नाम से, इस तरीके से अलग अलग नेम से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये पूरा का पूरा एक, मैं कह सकता हूँ, सिलेबस है या पूरा एक मैथमेटिक्स का पार्ट है जो हमें पढ़ाया जाता है। उसमें से अभी हमें जो है केवल और केवल बस इसका बेसिक ही देखना है, ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसमें से हम देखते हैं, देखो 4 नंबर का एग्ज़ाम में हमारे पार्ट आने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में 1+3 होके, मीन्स एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको जो है ग्राफ प्रोवाइड करवाया जाएगा और 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसे आपको जो है बुक में सॉल्व करना रहेगा। तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, हम उसको समझते हैं पहले। z = 5x + 10y लिखा हुआ है। ये हमारा z से जो दर्शाया गया है ये यहाँ पर उद्देश्य फलन है। क्या है ये? यहाँ पर उद्देश्य फलन है, इसे हम कहते हैं उद्देश्य फलन। ये हमारा उद्देश्य है, हमें इस z का न्यूनतम या अधिकतम मान जो आएगा वो बताना है, जो 2 चर में स्थित है। x और y यहाँ पर जो है 2 चर है, उन 2 चर में स्थित है ये z। और ये नीचे यहाँ पर 4 कंडीशंस लिखी हुई है जिन्हें हम व्यवरोध यानी कि कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। यानी इन 4 व्यवरोध या कंस्ट्रेंट्स के अंतर्गत जो है हमें इस z = 5x + 10y का अधिकतम या न्यूनतम मान जो है ज्ञात करना है। तो देखते हैं हमें यहाँ पर करना क्या रहेगा। सबसे पहले हमें जो ये कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, ये जो कंडीशंस दी हुई है, ये जो व्यवरोध दिए हुए हैं, इनसे हमें इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा और इनको प्लॉट करने के बाद में हमें जो है एक हल क्षेत्र प्राप्त होगा जिसे हम सुसंगत हल क्षेत्र कहेंगे। उसके बाद उस हल क्षेत्र के आने के बाद ही इस z का अधिकतम या न्यूनतम मान आएगा। मीन्स हमें सबसे पहले इस z का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि x और y यहाँ क्या रखे जाएं कि z का हमें अधिकतम मान मिलेगा या न्यूनतम मान मिलेगा। उसके लिए z हमें क्या रखना है, उसके लिए हमें x और y को क्या रखना है उसका हमें विचार करना पड़ेगा। और ये विचार हमें ग्राफ से ही प्राप्त होने वाला है। इन कंडीशंस के अंतर्गत x और y क्या पुट करने हैं वो हमें देखना है। तो चलिए सबसे पहले इन कंस्ट्रेंट्स के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। इन कंस्ट्रेंट्स में से ये जो 4th वाला है ये केवल इतना ही बता रहा है कि x > 0 होना चाहिए और y > 0 होना चाहिए, मतलब x और y धनात्मक होने चाहिए। और ये केवल और केवल पहले चतुर्थांश में ही होता है। आपको पता होगा जो 4 चतुर्थांश होते हैं उनमें से, मीन्स हमारा जो भी हल होगा वो पहले चतुर्थांश में से ही होगा। और नॉर्मली हर क्वेश्चन में ये कंडीशन रहती है। मीन्स हमें 4 चतुर्थांशों में से आगे वाले किसी और चतुर्थांश पे नहीं जाना है, जो भी होने वाला है वो केवल और केवल फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। ये हमें लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता है। तो इसका तो बस इतना ही उपयोग है। बचे हुए ये जो 3 कंस्ट्रेंट्स हैं ये 3 असमीकाएं हैं और इन 3 असमीकाओं से पहले हम 3 रेखाएं बनाएंगे और उन 3 रेखाओं को ग्राफ पे बनाया जाएगा। ये जो हमारे पास 3 असमीकाएं हैं इनको हम क्या करेंगे, रेखाओं के रूप में दर्शाएंगे। असमीकाओं
को रेखाएं मानने पर, असमीकरणों को रेखाएं माने तो पहली रेखा बनेगी x + 2y = 120, दूसरी रेखा बनेगी x + y = 60 और तीसरी रेखा बनेगी x - 2y = 0। समझ गए? ये तीन रेखाएं बनकर हमारे सामने आ गई इन तीनों असमीकरणों से। अब इन तीनों रेखाओं को ग्राफ पे बनाने के लिए हमें दो दो पॉइंट चाहिए, तो वो दो दो पॉइंट हम लाते हैं, उसके बाद ये रेखाएं ग्राफ पे बन जाएंगी। तो देखो वो पॉइंट कैसे लाएंगे। मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ सबके लिए, ताकि एग्जामिनर जब एग्ज़ाम में चेक करे आंसर तो उसे समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तीनों बॉक्स में यहाँ मैंने x और y लिख दिया है। देखो इसमें एक बार x को 0 कर लेता हूँ तो उसके संगत y मुझे 60 मिल जाएगा। तो एक बिंदु क्या हुआ 0,60। क्लियर है? फिर मैं एक बार y को 0 कर लेता हूँ तो x मिलेगा 120, तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ 120,0। क्लियर है? यहाँ आओ, x को 0 करेंगे y 60 आएगा, y को 0 करेंगे x भी 60 आएगा। तो दो पॉइंट कौन से हुए 0, 60 और 60, 0। क्लियर है? यहाँ देखो x को 0 करते हैं, y भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो एक पॉइंट तो हो गया मूल बिंदु 0, 0। अब y को 0 करने का फायदा नहीं है क्योंकि x तो 0 ही आएगा, तो दूसरा बिंदु भी मूल बिंदु ही हो जाएगा। तो दो तो बिंदु वो सेम ही हो गए, तो हम एक ही बिंदु की सहायता से तो समीकरण नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो एक कोई दूसरा बिंदु लेते हैं, जैसे y को मैंने 10 कर दिया तो x कितना आएगा 20 आएगा। तो बिंदु कौन सा हो गया 20,10 हो गया। क्लियर है? y को मैंने 10 किया तो x कितना आ गया 20 आ गया। जरूरी नहीं कि y को 10 ही करें, आप y को 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं। मैंने 1, 2, 3 वो क्यों नहीं किए? किसी को डाउट हो सकता है वो क्यों नहीं किए। वो इसलिए नहीं किए क्योंकि इन बिंदुओं को देखो, ये 10 के गुणज के रूप में है 60, 120, 60, 120। तो मैंने ये कोशिश की कि बिंदु इस तरह का लिया जाए जिससे ग्राफ पे प्लॉट करने में दिक्कत ना हो, तो मैंने y को 10 लिया। आप चाहो तो y को 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम लेके अब इन तीनों रेखाओं को ग्राफ पे हम क्या करने वाले, प्लॉट करने वाले। तो हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है इस तरीके से। एक ये ग्राफ पेपर रहेगा, उस पर x अक्ष और ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। अब इन बिंदुओं को देखकर हमें दिखाई दे रहा है कि पैमाना मुझे 10 का मानते हुए लेना है। तो पैमाना जो भी मैं मानने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे लिख दूंगा, आप लोग भी लिख लेना पैमाना यहाँ जो भी है। और मैं यहाँ पर 10 इकाई का पैमाना मानते हुए कि एक बड़ा खाना 10 इकाई के बराबर है, ये मानते हुए देखो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये है 10, ये है 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरीके से 10, 20, 30, 40, 50, 60। एक्स अक्ष पे देखो हमें कहाँ तक चाहिए, 120 तक चाहिए, दिख रहा है ना आपको। तो एक्स पे 120 तक चाहिए, तो कहीं यहाँ आगे जाके 120 आएगा। ठीक है, चलो ये सब आपको अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। मैं तो अभी रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए पहली लाइन बनाते हैं। 0,60 पॉइंट कहाँ है, 0,60 यहाँ है। ठीक है, ये इसे यहाँ मैंने मार्क कर लिया। 120,0 कहाँ है, एक्स अक्ष पर होगा। 120,0 ये रहा। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। ये लीजिए मिला दिया, ये फर्स्ट लाइन हमारी बन गई। लाइन कौन सी है, x + 2y = 120 लिख देंगे। क्लियर है। सेकेंड 0, 60 और 60, 0 है। 0, 60 ये रहा y अक्ष पे, 60, 0 ये रहा x अक्ष पे। इसको और इसको मिलाएंगे तो ये हमारी दूसरी लाइन आ जाएगी। ये सेकेंड लाइन है। ठीक है, कौन सी लाइन, x + y = 60। थर्ड है ये वाली जो मूल बिंदु और 20,10 से जाएगी। मूल बिंदु यहाँ है, 20,10 आपको पता है कहाँ होगा, x अक्ष पे 20, y अक्ष पे 10। यहाँ 20,10 होगा। देखिए x अक्ष पे 20, y अक्ष पे 10, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारी थर्ड वाली लाइन जो है बन जाएगी। कौन सी लाइन है, x - 2y = 0। ये मैंने तीनों लाइंस को बना दिया। ये मेरा काम इतना मुझे करना था। अब देखते हैं इन तीनों लाइंस के किस तरफ का हल क्षेत्र हमारा
सुसंगत हल क्षेत्र है। उसके लिए क्या करना है मुझे? उसके लिए मुझे क्या करना है? इन असमीकाओं में मूल बिंदु रख के चेक करना है। ठीक है, इन असमीकाओं में मूल बिंदु रख के चेक करना है। यदि मूल बिंदु सेटिस्फाई करेगा तो मूल बिंदु की तरफ हल होगा, और मूल बिंदु सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मूल बिंदु के अपोजिट साइड में हल होगा। समझ रहे हो? ऐसा आवश्यक नहीं है कि मूल बिंदु ही रखे, बट मूल बिंदु रखने से इजीली सॉल्व हो जाती है, इसीलिए मूल बिंदु रखते हैं। बिंदु वैसे तो कोई सा भी रख सकते हैं, जो बिंदु हम रखेंगे वो सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब उसकी तरफ हल होगा, वो हल क्षेत्र में है, इसीलिए उसकी तरफ हल होना चाहिए। और जो बिंदु सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब वो हल क्षेत्र में नहीं है तो उसके दूसरी साइड में होगा हल। तो हम इसीलिए जनरली क्या लेते हैं? मूल बिंदु लेते हैं। लेकिन समस्या ये भी है कि इस तीसरी लाइन के लिए मूल बिंदु रख के चेक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद मूल बिंदु से जा रही है, उस बात का भी ध्यान रखना। तो जो लाइन खुद मूल बिंदु से जा रही है उसके लिए कोई और बिंदु ले लेंगे। क्लियर है? नॉर्मली हम क्या करने वाले हैं? मूल बिंदु लेकर ही चेक करने वाले, लेकिन जो लाइन खुद मूल बिंदु से जाए उसके लिए कोई और बिंदु लेके हम चेक कर लेंगे। तो देखो इसमें मूल बिंदु रखते हैं 0 0, तो क्या मिलेगा मुझे? 0 < 120 मिलेगा। और इसमें मूल बिंदु रखता हूं तो क्या मिलेगा? 0 < 60 मिलेगा। क्लियर है? तो बताओ क्या ये संतुष्ट कर रहा है? 0 < 120 संतुष्ट कर रहा है? सत्य है। और क्या ये संतुष्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, असत्य है। ठीक है, चलो इस तीसरे वाले में बिंदु रख देता हूं कोई और। अब कौन सा रखें? कोई और रखें तो कौन सा रखना चाहिए वो देखो। बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे, ऐसा कोई पॉइंट ले लो जो एक्स अक्ष पे है या वाई अक्ष पे है, उससे इजीली समझ में आ जाएगा। कोई से भी अक्ष का एक पॉइंट ले लो, जैसे एक्स अक्ष का एक पॉइंट ले लो, जैसे ये वाला ले लो, तो इस बिंदु के निर्देशांक एक्स अक्ष का एक पॉइंट लेने के लिए हम कह रहे थे, या वाई अक्ष का भी ले सकते हैं, क्योंकि जो रेखा मूल बिंदु से जा रही है उसमें मूल बिंदु रख के नहीं चेक कर सकते हैं। तो कौन सा ले बताओ? एक्स अक्ष पे वो ले लो या वाई अक्ष पे वो ले लो, कोई सा भी ले लो। जैसे मैं इस बिंदु को ले लेता हूँ, ये कौन सा है? 10,0। तो 10,0 को लेके रखूँगा थर्ड वाले में। तो देखते हैं x की जगह 10 रखना है, y की जगह 0 रखना है, क्या मिलेगा? 10 < 0 ये मिलेगा। x की जगह 10, y की जगह 0। सत्य मिला है, असत्य मिला है? सत्य मिला है। 10 बड़ा ही होता है। क्लियर है? अब देखो जिन जिन में सत्य मिला है हल क्षेत्र उनमें उनकी तरफ होगा, और जिनमें असत्य मिला हल क्षेत्र उनमें दूसरी तरफ होगा। जैसे इसमें सत्य मिला है तो इसमें हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ होगा जो रखा गया था। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। ये कौन सी लाइन थी? फर्स्ट वाली असमिका में रखा गया था। तो फर्स्ट वाली असमिका कौन सी है हमारी? ये वाली है। तो इसके हल क्षेत्र किधर होगा? मूल बिंदु की तरफ। समझ गए? इसके नीचे की तरफ, इस तरफ मूल बिंदु की तरफ हल होगा। मूल बिंदु कहाँ है? यहाँ है, देखो। तो इसकी तरफ हल होगा क्योंकि इसमें सत्य आया है। सेकंड वाले में आया है असत्य, तो सेकंड वाली लाइन हमारी ये है, इसमें असत्य आया है तो ऊपर की ओर हल होगा। समझ रहे हो? ऐसे ऊपर की ओर हल होगा। मूल बिंदु से उल्टी साइड में, इसके मूल बिंदु किधर है? नीचे, और उल्टी साइड में हल होगा। क्लियर है? थर्ड वाले में देखो इस बिंदु के लिए सत्य आया तो हल क्षेत्र इसकी तरफ होगा। समझ गए? यदि इसके लिए असत्य आता तो हल क्षेत्र इससे उल्टी साइड में होता। तो ये 10,0 जिस तरफ है हल क्षेत्र उसकी तरफ होगा। 10,0 किधर है? इस तरफ है, तो हल क्षेत्र इस तरफ होगा। तो इस लाइन के हल क्षेत्र इस तरफ होना चाहिए। ये मैंने सारा मार्किंग कर दी है। इस लाइन के इधर होगा, इस लाइन के ऊपर होगा और इस लाइन के नीचे होगा। तो हल क्षेत्र कौन सा हुआ बताओ? मुझे दिख रहा है ये है, ये कॉमन है हल क्षेत्र सबका, आपको भी दिख रहा होगा। ये ऐसा हल क्षेत्र है जो सबका कॉमन है, जहां पर तीनों प्रतिबंध क्या होने वाले? संतुष्ट होने वाले हैं। तीनों व्यवरोध
कहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं? इस क्षेत्र में होने वाले हैं। ये क्षेत्र ऐसा है जो इस लाइन के इस तरफ है और ऊपर वाली लाइन के नीचे की ओर है और नीचे वाले लाइन के ऊपर की ओर है, सबका ये कॉमन हल क्षेत्र है। तो ये है हमारा सुसंगत हल क्षेत्र। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुसंगत हल क्षेत्र है ये मेरा। इसका नामांकन कर देते हैं। इसमें 4 पॉइंट आ रहे हैं कॉर्नर पे, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ और इसको डी कह देता हूँ। तो सुसंगत हल क्षेत्र कौन सा है? ए बी सी डी ए। क्लियर है? अब हमारा जो भी जेड का अधिकतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात हमें करना था, वो ये वाला क्षेत्र ही हमें देगा। हमें इस क्षेत्र पर जो कॉर्नर पर जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के लिए एक टेबल बनानी है। हमें क्या करना है? एक टेबल बनानी है। उस टेबल में 2 कॉलम होंगे। एक कॉलम होगा जो कोणीय बिंदु है, कोने पे जो बिंदु है उनका लिस्ट आएगी इसमें, चारों ए बी सी और डी। और एक कॉलम है वो z के लिए है, जिसका हमें अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना था। ठीक है? पॉइंट ए क्या है अभी लिखते हैं, बी क्या है अभी लिखते हैं, सी मुझे दिख रहा है, उसके निर्देशांक x अक्ष पे है तो 120,0 होंगे। डी भी मुझे दिखाई दे रहा है, x अक्ष पे है, निर्देशांक है उसके 60,0। ठीक है? ए बिंदु पे आओ। जब आप इसका एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये ग्राफ से शो हो जाएगा। मींस इसको आप इस पॉइंट पे देखना, यहाँ परपेंडिकुलर आके कि x क्या है इस जगह पे और y क्या है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ग्राफ में। अभी हमें क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने एक्चुअल ग्राफ पे इसे ड्रॉ नहीं किया है। जब आप एक्चुअल ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगे, ए और बी की उनके कोऑर्डिनेट्स, उनके निर्देशांक क्या है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप एक चीज़ ऐसी भी कर सकते हैं। देखिए, ये पॉइंट जिन रेखाओं के प्रतिच्छेद पर है उनको हल करने से ही आएगा। कौन सी रेखाओं के प्रतिच्छेद पर है ये? x - 2y = 0 रेखा। और कौन सी रेखा ये? x + y = 60। इनके प्रतिच्छेद पर है वो बिंदु। तो हम जो है ऐसा भी कह सकते हैं कि इनको हल करने से जो x और y आएगा वही होगा। तो इनको जब आप हल करोगे तो y जो है वो 20 आ जाएगा और x जो है वो 40 आ जाएगा। x जो है 40 आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। और y जो है वो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि a के निर्देशांक क्या है? 40,20 है। समझ गए? या आपको ग्राफ पे दिख जाएगा, यहाँ नीचे 40 होगा, उस तरफ 20 होगा। ठीक है? ऐसे ही जो बी पॉइंट है वो किन के प्रतिच्छेद पे है? x - 2y = 0 और x + 2y = 120 के प्रतिच्छेद पे। इससे आप सॉल्व कीजिएगा, x आपको मिल जाएगा 60, x आपको मिल जाएगा 60 और y आपको मिल जाएगा 30। तो पॉइंट क्या हो गया? 60,30b। क्लियर है? या तो सॉल्व कीजिए या ग्राफ पे आप रीड कर लीजिएगा। जहां b है वहां यहाँ परपेंडिकुलर आने पे 60 मिलेगा और इस तरफ आने पर जो है आपको 30 मिल जाएगा। समझ गए? ये चारों पॉइंट हो गए। अब ये x और y की वैल्यूज है, इन सब वैल्यूज के लिए z पता कर लेंगे। जब मैं 40 और 20 यहाँ रख दूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 × 40 + 10 × 20, ये कितना हो जाएगा? 200 और ये 200 कितना हो जाएगा? 400। जब आप 60-30 रखोगे तो 5 × 60 + 10 × 30, ये कितना हो जाएगा? 300 और ये 300, ये भी हो जाएगा 600 हो जाएगा। जब मैं 120 जीरो रख दूंगा तो 5 × 120 + 10 × 0, ये कितना हो जाएगा? 600 और ये 0, तो 600। और 60 जीरो रखूंगा जब मैं तो 5 × 60 + 10 × 0, ये 300 आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से ये मुझे यहाँ पर जो है z के अलग अलग मान प्राप्त हो गए।
अब इनमें से जो सबसे बड़ा मान है वो अधिकतम मान है और जो सबसे छोटा मान है वो न्यूनतम मान है। तो न्यूनतम मान तो कौन सा होगा, ये 300, ये न्यूनतम मान है। तो मैं कहूँगा z का मिनिमम मान कितना आएगा, 300। और किस x और y के लिए, x 60 होगा और y क्या होगा, 0 होगा। और z का अधिकतम मान कितना आएगा, 600 आएगा। और वो किस x और y के लिए, वो इन b और c पॉइंट पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, b और c पॉइंट कहाँ, ये रहे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है उन सब पे 600 आएगा, एक पे ही नहीं आएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अधिकतम मान 300, न्यूनतम मान 300 आएगा और अधिकतम मान कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा हम इसे समझते हैं वंस अगेन। देखिए, हमें इसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना था और ये यहाँ पे 4 हमारे पास कंडीशंस है, या ऐसे कह दूँ कंस्ट्रेंट्स है, रुकावटें हैं। इन चारों को संतुष्ट करने वाले क्षेत्र को हमें पता करना था। इसमें से ये फोर्थ केवल ये समझा रहा है कि जो भी होगा वो पहले चतुर्थांश में होगा। 4 चतुर्थांश हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें से पहले चतुर्थांश में लेना है, तो मैंने फर्स्ट में ले रखा है। इसका बस इतना ही उपयोग है। ठीक है, अब इन तीनों को रेखाएं बनाकर, रेखाएं कैसे बनेगी, इस इनइक्वलिटी को हटाकर इक्वल टू अप्लाई कर देंगे। फिर ये रेखाएं बन गई, इनके लिए सबके लिए 2-2 पॉइंट लिए जो मैंने नीचे लिख दिए हैं। इन पॉइंट से इनको बना लिया जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद ये देखना है कि हल क्षेत्र जो है वो कौन सा आने वाला है। हम क्या करेंगे, इन रेखाओं में मूल बिंदु रखेंगे और चेक करेंगे। एग्जाम में आपको सही तरीके से लिखना है, अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है ओनली। मैं ऐसे लिखूंगा कि असमिका 1 और 2 में मूल बिंदु रख के जांचने पर तब मुझे फर्स्ट वाले के लिए ये मिलेगा, सेकंड वाले के लिए ये मिलेगा, जिसमें से फर्स्ट वाला सत्य है, सेकंड वाला असत्य है। अब जिसमें सत्य आ रहा है उसमें हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, जिसमें असत्य आ रहा है उसमें हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। क्लियर है। और जो लाइन स्पेशली खुद मूल बिंदु से जा रही थी उसके लिए मूल बिंदु नहीं रखना है, कोई और पॉइंट रखना है। या तो x अक्ष का ले लो या y अक्ष का ले लो, आसानी रहेगी। मैंने 10 जीरो लिया है, आप 20 जीरो भी ले सकते हो, y अक्ष का भी ले सकते हो। ध्यान ये रखना है कि जो पॉइंट ले रहा हूं यदि वह संतुष्ट कर रहा है तो हल क्षेत्र उसकी तरफ होगा, और नहीं कर रहा है तो हल क्षेत्र जो है वो उसके विपरीत और होगा। अभी मैंने जो लिया वो संतुष्ट कर रहा है तो हल क्षेत्र इसकी तरफ होगा, इसीलिए इस लाइन के मैंने हल क्षेत्र नीचे की तरफ देखा था। समझ गए। और फर्स्ट वाले में भी मूल बिंदु की ओर आएगा, तो फर्स्ट वाली लाइन जो ये थी, ये x + 2y = 120, ये फर्स्ट लाइन है, इसमें मूल बिंदु की ओर लिया है मैंने। ये सेकंड लाइन है, इसमें विपरीत ओर लिया। ये थर्ड लाइन है जिसमें मैंने 10,0 की ओर देखा। तो ये क्षेत्र ऐसा था एक जो इन चारों का क्या है, कॉमन है। इसे कहा जाएगा सुसंगत हल क्षेत्र। इसके कॉर्नर वाले पॉइंट्स मार्क कर लेंगे और उनके लिए टेबल बनने वाली है। क्लियर है। इन चारों बिंदुओं में से 2 तो एग्जैक्टली हमें दिख रहे थे, वो मैंने लिख दिए हैं, C और D। और इन 2 को या तो ग्राफ से हम पढ़ लेंगे, या ये जहां 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद पर स्थित है उन दोनों रेखाओं को हल करके भी ला सकते हैं। बट जब ग्राफ है तो ग्राफ से ही पढ़ लेंगे, तो फिर ये हमें मिल जाएंगे। इन चारों के लिए z पता कर लेंगे। जो इसमें से सबसे बड़ा मान आ रहा है z का वो अधिकतम हो जाएगा, जो सबसे छोटा आ रहा है वो न्यूनतम हो जाएगा। क्लियर है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राफ हमारा एग्जैक्टली सही होना चाहिए। एग्जामिनर की पहली नज़र ग्राफ पे ही जाने वाली है और दूसरी नज़र इस टेबल पे जाने वाली है कि ये टेबल सही है या नहीं है। ये दोनों सही है तो फिर वो बाकी और चीज़ें देखने की कोशिश करेगा, और यदि इन दोनों में कुछ गड़बड़ उसे दिखी तो वो मुझे नहीं लगता कि पूरा क्वेश्चन आपका रीड करने वाला है। तो इन दोनों पर हमारा खास फोकस होना चाहिए। बाकी ये सब थ्योरी का पार्ट है, ये अननेसेसरी है, बट हमें एग्जाम में इसे जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्राफ और एक हमारा ये जो कोणीय बिंदु वाली टेबल है, क्योंकि ग्राफ से ये कोणीय बिंदु वाली टेबल बनेगी और फिर z का अधिकतम या न्यूनतम मान आएगा। एक चीज और क्या ध्यान रखनी है, अभी जो हल क्षेत्र प्राप्त हुआ है वो चारों तरफ से पैक है,
इसे हम कहेंगे परिबद्ध हल क्षेत्र। परिबद्ध हल क्षेत्र, बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है ये। हो सकता है अनबाउंडेड भी हो, ओपन भी हो सकता है क्षेत्र, यानी अपरिबद्ध भी हो सकता है। जब अपरिबद्ध आ जाता है तो फिर वहां पर एक प्रोसेस आगे और है जो अप्लाई करनी पड़ती है, उसको अभी हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो क्षेत्र परिबद्ध प्राप्त हुआ है, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक और। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जिसमें क्षेत्र जो है हमारा परिबद्ध होगा। ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। हमें इस z का न्यूनतम मान ज्ञात करना है और x + 3y > 3 दिया हुआ है, x + y > 2 दिया हुआ है और x > 0, y > 0 दिया हुआ है। तो इनका अर्थ तो अभी की तरह वही निकलेगा कि प्रथम चतुर्थांश में से हल होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को रेखाएं माने तो x + 3y = 3 आएगा और x + y = 2 आएगा। क्लियर है? इनके लिए आपको दो दो बिंदु लेने हैं। x को 0 करूँगा y 1 आएगा, y को 0 कीजिएगा x 3 आ जाएगा। इसके लिए x को 0 करेंगे y 2 आएगा, y को 0 करेंगे x 2 आ जाएगा। ये दो दो बिंदु हो गए इनके। इनको लेकर हम इसका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ भी यही नीचे डबा कर देता हूँ मैं। पॉइंट्स 1 2 3 की फॉर्म में है, इसीलिए इतनी दिक्कत आएगी नहीं। पैमाना जो माना है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो 0 1 y अक्ष पे, यहाँ 3 0 x अक्ष पे, ये रहा। इनको मिलाते हैं। ये कौन सी लाइन है? ये फर्स्ट लाइन है, x + 3y = 3। फिर सेकेंड लाइन 0 2 और 2 0 को मिला लीजिएगा, ये हमारी सेकेंड लाइन हो गई। क्लियर है? कौन सी? x + y = 2। ये दोनों लाइंस मैंने बना दी है। अब देखो, इनमें मूल बिंदु रखते हैं असमीकाओं में संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, उसको आप ढंग से कॉपी में लिखेगा। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पहले से मुझे 0 > 3 मिलेगा और दूसरे से 0 > 2 मिलेगा। ये दोनों ही असत्य है। तो असत्य है तो हल क्षेत्र किधर होगा? इन दोनों के मूल बिंदु के विपरीत ओर। मूल बिंदु के विपरीत ओर देखो, इन दोनों के मूल बिंदु नीचे है यहाँ, इन दोनों के विपरीत ओर देखो मूल बिंदु के, तो ऊपर की ओर का क्षेत्र आएगा। तो वो क्षेत्र कौन सा है? ये है, ये है। देखिए सुसंगत हल क्षेत्र। आप एक बार और सोच लीजिए, ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस लाइन के नीचे आ गया। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये उस फर्स्ट वाली लाइन के नीचे आ गया। दोनों उसके मूल बिंदु के विपरीत ओर लेना था। तो इस बार जो हल क्षेत्र आया है वह अपरिबद्ध प्राप्त हुआ है। तो मैं लिखता हूँ, सुसंगत हल क्षेत्र कौन सा है? अपरिबद्ध जो आया है, अपरिबद्ध क्षेत्र कौन सा? इस क्षेत्र पे जो 3 पॉइंट है वो लिख लेते हैं। एक तो ये है कॉर्नर पे A, एक ये है B और एक ये है C। तो एक A B C ये क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ है, जिसको मैंने मार्क कर रखा है। अब मुझे करना क्या है? इसके लिए टेबल बनानी है। उस टेबल में ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे, A B C। ये लीजिए, इनको लिखना है। यहाँ Z लिखना है जिसका न्यूनतम मान ज्ञात करना था, और यहाँ पे कोणीय बिंदु। चलिए, ए के निर्देशांक क्या है जो y अक्ष पे? 0, 2 B के ग्राफ से मिलेंगे और C के जो है 3, 0 है। क्लियर है? B के आप ग्राफ से देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3/2, 1/2 मिलने वाला है। ठीक है, अब इन तीनों के लिए Z पता करते हैं। A के लिए पता करेंगे तो कितना मिलेगा? 10। B के लिए पता करोगे 7 मिलेगा और C के लिए पता करोगे तो 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब इनमें से न्यूनतम कौन सा है? ये है मिनिमम। अब क्या करना पड़ेगा? देखिए, जब अपरिबद्ध क्षेत्र आ गया है तो इसकी हमें जांच करनी पड़ेगी कि ये न्यूनतम है या न्यूनतम विद्यमान नहीं है। दोनों में से एक आंसर आएगा। या तो ये न्यूनतम होगा
या विद्यमान नहीं है न्यूनतम, उस चीज की जांच करने के बाद पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, प्राप्त न्यूनतम की जांच करनी है। और वो जांच कैसे होती है पता है आपको, हम ये मानेंगे कि z का मान और छोटा आ सकता है 7 से, z लेस देन 7 आ सकता है, और z लिख देता हूं क्या था 3x प्लस 5y लेस देन 7। अब क्या करना है सुनो ध्यान से, इसको रेखा मान के इसका भी हल क्षेत्र पता करेंगे वहां बना के, ठीक है। अभी करते हैं, यदि इसका हल क्षेत्र उस क्षेत्र से कॉमन पार्ट लेता है तो हम कहेंगे न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है, और यदि इसका हल क्षेत्र उससे बिल्कुल अलग आता है तो हम कहेंगे कि न्यूनतम मान कितना है 7 है। समझ गए, मीन्स इसका हल क्षेत्र और दिया गया हल क्षेत्र यदि उन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तब तो न्यूनतम मान विद्यमान है, और कॉमन आता है तो इसका मतलब न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 2 पॉइंट लेते हैं इसके लिए। बताओ x को 0 करें तो y कितना आएगा, 7/5 आएगा। 7/5 का मतलब आपको पता है 1.4 हो गया, ये लीजिए। फिर y को 0 करोगे तो x कितना आएगा, 7/3। तो 7/3 में तो दिक्कत आएगी ग्राफ पे बनाने के लिए, क्योंकि पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो इसकी बजाय कुछ और लो, जैसे y को 2 ले लेता हूँ, y को 2 लूँगा तो 3x प्लस 10 बराबर 7, और x का मान जो है कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये चल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर बनाएंगे। -1,2 कहाँ होगा, x अक्ष पे -1 चाहिए, ये लो -1, -1,2 अब कहाँ होगा बताओ आप, x पे -1, y पे 2, यहाँ होगा -1,2, ये हमारा -1,2 है, ठीक है। और 0,1.4 कहाँ होगा, 0,1.4 जो है y अक्ष पे कहीं यहाँ पर होगा, वो आप अच्छे तरीके से बनाएंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसकी वो डैश डैश में आएगी, और ये तो पूरी बनी थी, ये डैश डैश में आएगा क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है। तो डैश डैश में जब मैं इसे बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से ये बी पॉइंट से जाएगी, बी पॉइंट से जाएगी। तो ये जो z लेस देन 7 था उसको मैंने बनाया है। अब इसमें मूल बिंदु रखेंगे और इसका हल क्षेत्र देखते हैं। बताओ इसमें मूल बिंदु रखने पर क्या मिलेगा, 0 लेस देन 7 सत्य आया है क्या, सत्य है ना, सत्य। तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की ओर, तो इसका हल क्षेत्र इधर होगा, ये लीजिए। अब इसके हल क्षेत्र में और उस हल क्षेत्र में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं है, उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि अतः न्यूनतम मान विद्यमान है, और वो कितना है, z = 7 है। क्लियर हो गया आप लोगों के। तो ये काम हमें कब करना पड़ता है, न्यूनतमीकरण की जांच जब क्षेत्र अपरिबद्ध हो तब करना पड़ता है, और उसके लिए एक असमीका को और ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा z लेस देन 7 को, ठीक है। यदि उसका क्षेत्र इसमें से कॉमन लेता तो कहते न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है। अच्छा मान लीजिए अधिकतम के लिए पूछ लेता तो क्या करते, तो इसमें से अधिकतम लेते 10 जो अधिकतम आया है। अब क्या करता मैं, अब अधिकतम को चेक करता, जब भी क्षेत्र अपरिबद्ध आए तो चेक करना ही पड़ेगा, अधिकतम का हो चाहे न्यूनतम का हो। तो अधिकतम के लिए चेक कैसे करते, z > 10 लेते, z का मान 10 से बड़ा आ सकता है ये लेते। जैसे न्यूनतम के लिए z लेस देन 7 लिया था, वैसे ही z > 10 लेते हम, और फिर हम इसको जो है जैसे अभी इसको बनाया था वैसे ही इस असमीका को बनाकर देखते, कॉमन क्षेत्र नहीं आना चाहिए, नहीं आता तो कहते अधिकतम 10 है, और कॉमन आता तो कहते अधिकतम मान विद्यमान नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। और वैसे ये काम जो हमें करना पड़ा है ये अपरिबद्ध क्षेत्र वाले क्वेश्चन में ही करना पड़ता है, जिसके एग्जाम में आने की कम संभावना है। फिर भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब 15.2 में काफ़ी क्वेश्चंस है जिनमें
पूरा थ्योरी का फॉर्म दिया हुआ है, वहां से हमें ये z और ये समीकरणें कलेक्ट करनी पड़ती है, तो वो क्वेश्चन इनसे थोड़े से बड़े हैं। वहां पर ये जो z और ये इक्वेशंस है वो हमें खुद को अंडरस्टैंड कर कर बनानी पड़ती है और फिर ये पूरा क्वेश्चन आगे से चालू होता है। तो वो क्वेश्चन 3 नंबर से ज़्यादा का कोई पेपर में क्वेश्चन हो तब तो इम्पोर्टेंस रखते हैं, अदरवाइज वो क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हो जाते हैं, इसलिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। इसीलिए नॉर्मली अभी तक जो है एग्जाम्स में 15.2 में से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है एग्जाम में 15.2 में से क्वेश्चंस आ जाए, तो उनमें से एक आध क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। और वैसे मैंने आपसे कहा है कि 15.2 में से क्वेश्चंस आने के कम चांसेस है, क्योंकि वो क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हो जाएंगे। वहां पर हमें z और इन इक्वेशंस को खुद को अंडरस्टैंड करके कलेक्ट करनी पड़ेंगी और उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन जो है वो चालू होता है। तो एक आध क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि कैसे वहां से z और ये इक्वेशंस कलेक्ट होगी। ये इतना काम होने के बाद तो आगे वाला पूरा प्रोसीजर सेम है। मीन्स व्हाट आर द स्टेप्स व्हाट यू हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट द लास्ट कंडीशन। इस कंडीशन पे सबसे पहले ध्यान दे दीजिएगा। ये केवल इतना कहेगा पहले चतुर्थांश में क्षेत्र है, और उसके बाद इन दोनों को रेखाएं लेके इनके दो दो पॉइंट लेके रेखाओं को ग्राफ पे आप उचित पैमाना लेके बना लीजिएगा। उसके बाद मूल बिंदु रख के हल क्षेत्र की जांच कर लीजिएगा। उस लाइन में मत रखना मूल बिंदु जो मूल बिंदु से जा रही हो, जैसे अभी ये क्वेश्चन में था, ठीक है। और फिर यदि मूल बिंदु ने सत्य लाया कंडीशन को, तो हम कहेंगे हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, वरना विपरीत ओर। जैसे इसमें नहीं आया तो विपरीत ओर का हल लिया। अब यदि क्षेत्र अपरिबद्ध आता है तब तो ये जांच करनी पड़ेगी आगे, और यदि परिबद्ध आता है तो केवल उस क्षेत्र के जो कॉर्नर पर पॉइंट्स लगते हैं इस क्षेत्र पे, जैसे कॉर्नर पे जो पॉइंट्स लगे उनके लिए टेबल बनेगी, और वो टेबल ही x और y के ऐसे मान देगी जिन पे z का अधिकतम या न्यूनतम मान हमें मिलने वाला है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों के। एक क्वेश्चन हम 15.2 का देखते हैं, चलिए। जैसे क्वेश्चन हम देख लेते हैं 15.2 में पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, या एक काम करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलो कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, हमें बस समझना है कि हमें करना क्या है। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, पूरा क्वेश्चन तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ एक निर्माता औद्योगिक यंत्रों के लिए नट और बोल्ट का उत्पादन करती है। तो मैं एक टेबल बना लेता हूं जिसमें मैं सारी डिटेल्स लिखनी चालू कर दूंगा। निर्माता 2 तरह के प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा उसका, एक तो है नट और एक है बोल्ट, ठीक है। और एक कॉलम जो है टोटल के लिए आ जाएगा। तो हर बार जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ लिख देंगे हम। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक पैकेट नट के उत्पादन के लिए उसे मशीन ए पर 1 घंटे और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। तो 2 तरह की मशीन्स है जिन पर टाइम लग रहा है, तो उन मशीन्स को और इन पैकेट्स की संख्या कितनी है वो अभी पूछने वाला है। तो पैकेट्स की संख्या x और y हम मानेंगे, और ये मशीन्स के लिए कॉलम हो गए हैं। ये मशीन ए पर टाइम हो गया और ये मशीन बी पर टाइम हो गया है, ठीक है। तो क्या, वापस क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एक पैकेट नट के उत्पादन के लिए मशीन ए पर 1 घंटे का काम करना पड़ता है और मशीन बी पर 3 घंटे का काम करना पड़ता है एक पैकेट बनाने के लिए। पैकेट्स की संख्या x मान ली है मैंने, ठीक है। तो मशीन ए पर कितना टाइम लगने वाला है, एक पैकेट के लिए 1 घंटे लग रहा था, x पैकेट के लिए x घंटे लग जाएंगे। मशीन बी पर कितना टाइम लग रहा था, हमें 3 घंटे लग रहा था, तो x पैकेट्स के लिए कितना लग जाएगा, 3x लग जाएगा। मतलब वो जो 1 और 3 है वो x से गुणा हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से बोल्ट के लिए दिया हुआ है कि बोल्ट के उत्पादन के लिए मशीन ए पर 3 घंटे और बी पर 1 घंटे काम करना पड़ता है।
बोल्ट के उत्पादन के लिए इस मशीन पे 3 घंटे और इस मशीन पे 1 घंटे काम करना पड़ता है, उनको गुणा कर लेंगे y से। तो यहाँ पे 3y और यहाँ पे y, क्यों? क्योंकि वो एक एक पैकेट के लिए लगने वाला टाइम अब हम y पैकेट्स बना रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो टोटल मशीन ए का टाइम कितना काम आया वो यहाँ नीचे आ जाएगा, टोटल बी का मशीन का टाइम कितना काम आया वो नीचे टोटल हो गया है। अब उसके बाद उसने ये कहा है कि वो उन्हें बेचने जाएगा और बेचने से जो लाभ मिलने वाला है हर पैकेट पे वो 2.5 रुपये और 1 रुपये का है, समझ गए। तो 2.5 रुपये का यहाँ लाभ 2.5 रुपये का एक पैकेट पे है, तो x पैकेट्स पे कितना हो जाएगा 2.5x, और 1 रुपये का बोल्ट पे है, तो फिर उसके बाद y बोल्ट्स पे y रुपये का लाभ हो जाएगा। कुल लाभ ये हो गया। अब वो ये कह रहा है कि हम कितने पैकेट नट बनाएं, कितने पैकेट बोल्ट बनाएं, यानी कितना x और y का मान होना चाहिए कि लाभ अधिकतम हो। तो उद्देश्य क्या है हमारा? उद्देश्य ये है कि लाभ अधिकतम होना चाहिए, ये लाभ है तो इसे z बराबर लिया जाएगा और ये अधिकतम करना है, ये उद्देश्य है, इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। क्लियर है? जैसे अभी z लिखा हुआ रहता था ना, वो हमने बनाया है। अब किस कंडीशंस के अंतर्गत क्या रुकावटें हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या व्यवरोध है, वो लिखते हैं। देखो उसने ये दे रखा था कि एक दिन के लिए जो दोनों मशीनें हैं वो अधिकतम 12 घंटे ही काम कर सकती है। एक दिन में दोनों मशीनें अधिकतम 12-12 घंटे के लिए ही उपलब्ध है। तो देखो हम दोनों मशीन्स का टाइम कितना काम में ले रहे हैं, ये टाइम मशीन ए का काम आया है, इतना नट बनाने के लिए और इतना बोल्ट बनाने के लिए आया था। तो कुल समय मशीन ए का कितना उपयोग में लिया जा रहा है, x + 3y, ये कुल समय हमने काम में लिया। ये 12 से अधिक नहीं हो सकता है, तो ये समय कम होना चाहिए 12 से और उसके बराबर भी हो सकता है, समझ रहे हो। ठीक इसी तरीके से मशीन बी का समय भी < क्या होना चाहिए 12। या आप इसे ऐसे याद रखिए, जब अधिकतम कहता है कि अधिकतम समय इतना उपलब्ध है, तब फिर हमें < का चिन्ह करना है। या न्यूनतम की कहीं पर बात हो रही है, न्यूनतम कौन सा, ये अधिकतम न्यूनतम नहीं। जैसे कहा जाए कि विटामिन की न्यूनतम पूर्ति इतनी होनी चाहिए, तो वहां पर < का चिन्ह आएगा। और जहां पर कहा जाए अधिकतम लिमिट इतनी है, वहां पर < का चिन्ह आएगा, उल्टा आता है, ठीक है। या ये क्यों आ रहा है उसको ध्यान रखिए। जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि ये मशीन का हम समय काम में ले रहे हैं, ये 12 से अधिक नहीं हो सकता है, उसने कह रखा है। तो इसीलिए इस समय को < 12 किया, ऐसे ही मशीन बी के समय को < 12 हमने किया है। फिर हमें एक चीज़ और कही जा रही है, वो हमें खुद को ही समझना है। ये पैकेट्स की संख्या है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ये अब हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार कर लिया है, हमने इसकी प्रोग्रामिंग कर ली है क्वेश्चन की, जो थ्योरी की फॉर्म में दिया हुआ था उससे टेबल बना ली, सारे डाटा उसमें आ गए और उन डाटा से हमने उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने हमारा डिराइव कर लिया और कंस्ट्रेंट्स क्या है वो डिराइव कर लिया। अब उस टेबल को चाहे भूल जाओ, उसकी आवश्यकता नहीं है। इनसे आप जो है 2 रेखाएं बनेगी, उन 2 रेखाओं के 2-2 बिंदु लेके ग्राफ पे बना लेंगे, फिर मूल बिंदु रख के हल क्षेत्र देख लेंगे। परिबद्ध प्राप्त होता है या अपरिबद्ध प्राप्त होता है, उस हल क्षेत्र के जो कॉर्नर पर पॉइंट्स आ रहे हैं उनको देख के उनका नामकरण करके उनके लिए टेबल बना लेंगे और उस टेबल में फिर हमें z का अधिकतम या न्यूनतम मान मिलने वाला है। यदि क्षेत्र परिबद्ध हुआ तो आगे कुछ भी नहीं करना है, जो अधिकतम टेबल में आने वाला है वही अधिकतम मान होगा। और यदि अपरिबद्ध हुआ तो हमें जांच करनी पड़ेगी उस अधिकतम मान की, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का फॉर्मूलेशन है जो हमें करना एग्जाम में पड़ सकता है और जिसकी मैं आपसे कह रहा हूँ कम ही चांसेस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। एक क्वेश्चन का फॉर्मूलेशन और कर देता हूँ मैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ही देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, एक आहार विज्ञानी है, वो 2 प्रकार के भोज्य पदार्थ है उनको मिलाएगा और कुछ चीज़ों की पूर्ति करना चाह रहा है। वो विटामिन ए है और सी है और उनकी कॉस्ट क्या है वो भी दिया हुआ है पर केजी की। तो सारी डिटेल्स दी हुई है। तो देखो मैं कॉलम बनाना चालू करता हूँ। पहले तो
भोज्य पदार्थ वो दो तरह के लाना चाह रहा है। यहाँ पर मैं लिखूँगा भोज्य पदार्थ, एक तो फर्स्ट टाइप हो गया, एक सेकंड टाइप हो गया, ठीक है। एक उनकी मात्राएं कितनी लानी है, x kg और y kg। क्लियर है? आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आहार विज्ञानी दो प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि प्राप्त मिश्रण में विटामिन ए की कम से कम 8 इकाई, सी की कम से कम 10 इकाई। भोज्य फर्स्ट में विटामिन ए पर केजी कितना है वो दिया हुआ है, विटामिन सी कितना है वो भी दिया हुआ है, सेकेंड भोज्य पदार्थ में भी दिया हुआ है। लास्ट में उनकी कॉस्ट दी हुई है कि भोज्य पदार्थ आप फर्स्ट या सेकेंड टाइप वाला लाते हैं तो 5 रुपये और 7 रुपये की पर केजी की कॉस्ट है। तो वो कह रहा है कि कॉस्ट न्यूनतम हो और हमारी पूर्ति हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दो तरह के विटामिन है, विटामिन ए है और विटामिन सी है, जिनकी पूर्ति करनी है और कॉस्ट दी हुई है कितनी है, लागत 5 रुपये और 7 रुपये की एक एक केजी की लागत है। ये x केजी और y केजी में मात्राएं हैं तो लागत हो जाएगी 5x और 7y। ये पूरी लाइन x से गुणा होने वाली, ये पूरी y से गुणा होने वाली है, चाहे ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। तो 5x और 7y कुल कॉस्ट हो गई 5x प्लस 7y। इस कॉस्ट को न्यूनतम करना है तो नीचे आएगा z बराबर 5x प्लस 7y का न्यूनतमीकरण। ये है क्वेश्चन। अब कंडीशंस क्या आती है वो देखते हैं, ठीक है। पहले देखो विटामिन ए और सी फर्स्ट वाले से कितना मिलता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। भोज्य फर्स्ट में विटामिन ए 2 इकाई प्रति केजी और विटामिन सी 1 इकाई प्रति केजी, यानी हर केजी पे विटामिन ए 2 इकाई मिलेगा और विटामिन सी 1 इकाई मिलेगा। विटामिन ए 2 और विटामिन ए सी जो है 1, तो उनको x से गुणा कर देंगे तो 2x और x। इसी तरीके से भोज्य पदार्थ सेकंड वाले से दिया हुआ है कि विटामिन ए 1 इकाई और विटामिन सी 2 इकाई प्राप्त होगा, तो 1 को y से और 2 को y से। तो ये कुल विटामिन ए हो गया जो मिला और ये कुल विटामिन सी हो गया जो मिला, जो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, ठीक है, टोटल करके। अब फर्स्ट लाइन में दिया हुआ था कि आहार विज्ञानी दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों का मिश्रण इस प्रकार से करना चाहता है कि विटामिन ए की कम से कम 8 इकाई और विटामिन सी की कम से कम 10 इकाई प्राप्त हो जाए। विटामिन ए की कम से कम 8 इकाई और विटामिन सी की कम से कम 10 इकाई प्राप्त हो जानी चाहिए थी। तो विटामिन ए ये प्राप्त हो रहा है हमें, तो ये कम से कम 8 होना चाहिए। तो अभी कहा था ना मैंने, कम से कम आए तो ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह लेना है हमारे को। और विटामिन सी की कम से कम 10 इकाई प्राप्त होनी चाहिए थी। तो ये देखो विटामिन ए और ये विटामिन सी है, ये कम से कम 8 होना चाहिए था तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और ये कम से कम 10 होना चाहिए था तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10। हर बार की तरह ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा ही। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मूलेशन हो गया है। ये फॉर्मूलेशन करना हमारे को आना चाहिए, जिसके लिए मैं एक टेबल बना के सारी डिटेल्स जो भी क्वेश्चंस में रहेगी वो नोट कर लूँगा, और उन डिटेल्स से कॉस्ट रहेगी तो उसका तो न्यूनतमीकरण रहेगा, श्योर है, और लाभ रहेगा तो उसका अधिकतमीकरण रहेगा, वो भी श्योर है। और फिर जैसे विटामिन ए और सी है तो न्यूनतम की पूर्ति करनी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह आएगा, अधिकतम कोई ये मात्राएं हैं तो लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर को आप लोगों ने समझने की कोशिश की है। कल हम इसके 1-2 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में और देख लेंगे। ओके।